स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विलयन, उसका अपन अध्ययन कर रहे थे। जो पीछे के जो है अपन ने जो है लेक्चर में जो आपका टॉपिक कंप्लीट किया था वो था आपका राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए अपन ने राउल्ट का नियम कंप्लीट किया था और वाष्प दाब के बारे में भी अपन ने डिटेल में समझा था। आज जो अपना है नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका विलयनों के प्रकार, जिसमें अपन पढ़ेंगे एक होता है आपका आदर्श विलयन और दूसरा होता है आपका अनादर्श विलयन। अब आदर्श और अनादर्श विलयन में जो है क्या क्या अंतर होता है वो अंतर है अपन उसको विस्तार से पढ़ेंगे, साथ ही उसका ग्राफ भी बनेगा, उस ग्राफ को भी अपन है समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे जो है आदर्श और अनादर्श विलयन में जो ग्राफ बनता है वो राउल्ट के अनुसार बनता है। तो राउल्ट के अनुसार है, पहले राउल्ट के अनुसार है अपन है उस ग्राफ को जो है आरेख चित्र को ध्यान से समझते हैं ताकि अपने को उसमें कोई दिक्कत न आए। आदर्श और अनादर्श विलयन यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन यानी कि वे विलयन, कुछ विलयन ऐसे होंगे जो कि आपके आदर्श विलयन होंगे और कुछ विलयन ऐसे हैं जो आपके क्या होंगे, अनादर्श विलयन होंगे। अब उनको किस प्रकार से समझेंगे, परिभाषाओं को बाद में आते हैं, पहले आते हैं अपन राउल्ट के नियमानुसार है वो आपका जो है आरेख या ग्राफ क्या होता है, तो उसको अपन है ध्यान से समझते हैं। राउल्ट ने जो है संबंध दिया था, अपन ने पढ़ा था किस के बीच में, वाष्प दाब और मोलबिन। अच्छा, वाष्प दाब और मोलबिन ही क्यों लिया अपन ने, क्यों अपन जानते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी वाष्पशील कोई विलयन है उसमें वाष्पशील अवयव का आंशिक जो है आपका वाष्प दाब है, उसी अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोलबिन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम का क्या था, कथन था वाष्पशील विलययुक्त। अवाष्पशील विलययुक्त में अपन ने क्या देखा था कि एक निश्चित ताप पर जो है आपका अवाष्पशील विलययुक्त जो है ठोस अवस्था में होता है, उस विलययुक्त अगर कोई विलयन है तो उसमें जो है वो उसका जो आंशिक वाष्प दाब है यानी कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है उस विलय के जो है मोलबिन के क्या होता है, बराबर होता है, या मोलबिन के क्या होता है, समानुपाती। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ये चीज को आपको ध्यान रखना अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, राउल्ट के नियमानुसार जो आरेख बनेगा किन दो जो है राशियों के बीच में रहेगा, एक वाष्प दाब और दूसरा आपका क्या रहेगा, मोलबिन है वो आपका रहेगा। अब मोलबिन है अपन किसके रूप में लेते हैं, तो मोलबिन है अपन विलय के लिए लेते हैं। तो विलय के लिए जो मोलबिन की बात करता हूं तो वो क्या होती है, XB है, उसको अपन प्रदर्शित करते हैं। साथ ही आपको बताया था कोई भी पूरा विलयन है उस विलयन में चाहे कितने भी अवयव हो उनकी मोलबिनों का योग है सदैव कितना होता है, एक होता है। जहां पर ये विलय की मोलबिन ये हो जाएगी विलय की मोलबिन, यानी कि XA प्लस XB बराबर हमेशा कितना होता है, इन दोनों का योग है वो हमेशा आपका कितना होता है, एक होता है। तो अपन जानते हैं उसने विलय की मोलबिन के रूप में संबंध स्थापित किया और वाष्प दाब आपका होता ही है। तो अपन जानते हैं जैसे जैसे इधर जाएंगे भाई, जैसे जैसे अपन इस तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, XB बढ़ेगा, इसकी मोलबिन बढ़ेगी। तो क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे इधर जाएंगे ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो देखो जैसे जैसे यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे क्या बढ़ेगा, वाष्प दाब। इस तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मोलबिन, किसका मान बढ़ेगा, XB का। और अपन जानते हैं XB बढ़ करके अधिकतम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, मोलबिनों का योग ही टोटल कितना हो सकता है, 1। इसका मतलब XB अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा XB कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इसका मतलब XB इधर से चलना होगा, इधर इसका 0 रहा होगा, 0 जाते 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 लास्ट में अधिकतम कितना हो सकता है, 1। अब XB 1 है तो इधर XA जो अपन लेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, XA प्लस XB का योग सदैव कितना होगा, 1 ही जो है 1 ही होगा। तो XB इधर बढ़ता बढ़ता 1 हो गया, तो XB 1 हो गया तो XA का मान कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। अब अपन इधर जानते हैं इधर XB 1 है
तो इधर एक्स भी तो देखो अधिकतम 1 हुआ, तो इधर एक्स भी आपका क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, क्यों 0 से बढ़ते बढ़ते ही तो क्या हुआ है 1, इसका मतलब इधर एक्स भी क्या हो गया 0, और 0 से किस में आ गया 1 में आ गया। अब बताओ एक्स भी 0 है तो एक्स ए कितना हो जाएगा, एक्स भी 0 है तो एक्स ए आपका कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इधर अपन क्या देते हैं, दोनों का टोटल योग करते हैं तो भी क्या निकल कर आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए एक्स बी को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, इधर भी देखो एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ेंगे 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। तो इधर अपन देखते हैं इसको कैसे समझना है, रटना आपको है नहीं कि ये 0 कैसे है, इसको यहाँ पर 1 क्यों लिया, क्योंकि अपन जानते हैं इधर मोल बिन बढ़ेगी, मोल बिन का मतलब कौन से किसके लिए ले रहे हैं, विलय के लिए, वो x भी होती है, इसका मतलब x भी इधर आकर के अधिकतम होगा, अधिकतम कितना हो सकता है मोल बिनों का योग 1, इसका मतलब x भी अधिकतम कितना होगा 1, x भी 1 हुआ इधर जाकर के 1 हुआ है, इसका मतलब x भी इधर कितना रहा होगा 0 से, क्यों 0 से बढ़ते बढ़ते इधर क्या आया है 1 आया है। अब अगर x भी 0 इधर 0 है इधर 1 है, x भी इधर 0 है तो x ए कितना होगा 1, क्यों मोल बिनों का योग सदैव कितना होता है 1 होता है, तो x भी 0 है तो x भी 0 रखेंगे तो x ए वो आपका किसके बराबर हो जाएगा 1 के, इधर x भी 1 है इधर x भी का मान 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। ये हो गया आपका जो है x ए और प्लस x बी। अब देखो इसको ग्राफ के रूप में और अपन लेके आते हैं, तो देखो यहां से अपन जैसे जैसे चलते हैं, अब ये देखो यहाँ पर जो है इसी प्रकार का एक ग्राफ और होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है उन दोनों ग्राफों को क्या कर दिया है उल्टा करके साथ में ही दे दिया है, इसका मतलब मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, साथ में लिख देते हैं अपन, इस प्रकार से ये ध्यान रखना है एक्स बी बराबर 1। अब देखो अपन ने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था उस राउल्ट के नियम में अपन ने क्या देखा था, राउल्ट का नियम आपका ये था पी ए बराबर क्या था पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर क्या था पी नॉट बी एक्स बी, और आपका क्या था P बराबर क्या था पी ए प्लस का पी बी। ये अपन ने जो है पीछे के वीडियो में ये जो डेरिवेशन कैसे हुई ये अपन ने कंप्लीट कर दी थी। अब देखो यहाँ पर अपने को जो है ग्राफ बनाना है, तो अपन जानते हैं जैसे जैसे इधर जाएंगे x भी क्या हो रहा है 1, इसका मतलब है अपन देखो x भी का मान, x भी का समीकरण ये रहा है तो x भी क्या हो जाएगा 1, x भी 1 हो जाएगा तो सिर्फ वास्तव किसके बराबर हो जाएगा, आंशिक वास्तव किसके बराबर हो जाएगा P नॉट B, और इधर x भी का मान बढ़ रहा है इसका मतलब ये जैसे जैसे अपन इधर की ओर चलते जाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से होगा, और x भी 1 है, x भी को मैं यहाँ पर इधर करूंगा 1 करूंगा, इसका मान 1 होगा तो ये इसका जो वास्तव है ये वास्तव को प्रदर्शित करता है, वास्तव सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा P नॉट B, बढ़ रहा है x भी, इसको मैंने इस प्रकार से दर्शा दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा P नॉट B है, x भी बराबर अगर 1 है, x भी का मान कितना है 1 है तो P B यानी कि जो वास्तव है वो किसके बराबर होगा P नॉट B, x भी का मान इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये P नॉट B ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ये जो है पी ए का हो जाएगा, तो इधर देखो एक्स ए क्या 0 है तो 0 से इस तरफ आ रहे हैं तो 1 हो रहा है, एक्स ए इधर 0 है, 0 से इस तरफ चलेंगे तभी तो यहाँ पर क्या होगा 1, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपका, मैं इधर लिख देता हूं पी नॉट ए, ये पी नॉट ए क्यों हुआ कि जैसे अपन जानते हैं एक्स ए बराबर इधर आते आते आपका एक्स ए क्या होगा 1, तो इस वाले में इधर देखो एक्स ए का मान 1 हो जाएगा तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब देखो इधर आके एक्स 0 था, 0 से जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है तो जो एक्स ए का मान क्या हो गया 1, एक्स ए का मान 1 यानी कि इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, तो ये वास्तव है सिर्फ किसके बराबर हो गया पी नॉट ए के बराबर हो गया। तो ये था आपका जो इस प्रकार से जो है इनकी जो है पी ए और पी बी का मान आ गया। अब इसके साथ में कुल वास्तव भी है इस विलयन का, तो वो आपका कुल वास्तव है इन दोनों का योग होगा, जिसको मैं यहाँ पर अलग से दर्शा देता हूं इस जगह। ये आपका किसके बराबर होगा P बराबर आपका क्या हो जाएगा पी ए प्लस का
पीबी। पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, पीए प्लस का पीबी, और पीए बराबर आपका क्या था, पी नॉट ए एक्स है, लेकिन एक्स है इधर देखो क्या हो गया, 1 हो गया, तो सिर्फ क्या हो गया, पी नॉट ए। पीबी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, तो पी नॉट बी एक्स बी, एक्स बी इधर 1 हो गया, तो सिर्फ क्या हुआ आपका, पी नॉट बी। तो पी बराबर पी ए प्लस का पीबी, ये कुल वाष्प दाब, ये आपका इस विलायक के लिए, और ये हो जाएगा विलेय के लिए। तो ये आपका हो गया आरेख जो है राउल्ट के नियमानुसार है, आपका जो है मोल बिनों में, यानी कि उन जो अपने अवयव लिए उनकी घटकों की मोल बिन और उनके वाष्प दाब में जो है संबंध का आपका ये ग्राफ हो गया। दोबारा से इसको देखते हैं, तो राउल्ट के नियम के अनुसार अपन देखते हैं वाष्प दाब और मोल बिन में संबंध स्थापित होगा। अपन है विलेय की मोल बिन के समानुपाती कथन इस प्रकार से अपन देखते हैं समझने के लिए। तो अपन जानते हैं एक्स बी लिया अपन ने, तो अपन जानते हैं जैसे भाई इधर ऊपर वाष्प दाब बढ़ेगा, इधर क्या बढ़ेगा, मोल बिन का मान बढ़ेगा, तो मोल बिन का मान बढ़ेगा, विलेय की बात कर रहा हूं, तो एक्स भी इधर जाकर के 1 हो जो है बढ़ेगा, और बढ़ करके अधिकतम कितना हो सकता है, 1। इसका मतलब एक्स भी अधिकतम 1 हो सकता है। विलेय का अधिकतम योग कितने, जितने भी मोल बिन है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जरूरी नहीं है 2 ही हो, एक्स ए प्लस का एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर की भी क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, यानी कि इन तीनों का योग करेंगे 1 ही होगा। कितने ही घटकों, अपन 2 घटकों के लिए लेकर चल रहे हैं, विलेय और विलायक, क्यों, अपन द्विअंगी विलीन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब x भी इधर आकर के अधिकतम 1 हो सकता है, तो इधर 1 होगा, x भी 1 होगा, तो इधर x जो है x a, इस तरफ x भी 1 है, तो x a क्या हो जाएगा 0। अब x भी इधर से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, इधर अधिकतम जाकर के क्या हुआ है 1 हुआ है, इसका मतलब इस तरफ x b का मान कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, और x भी 0 है, तो इधर x a क्या हो जाएगा 1, x भी 0 है, तो x a का मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि इन दोनों का टोटल करते हो तो भी वो क्या होगा 1 होगा, मोल बिनों का योग इस तरफ टोटल करोगे तो भी क्या होगा 1 होगा, क्यों अपन जानते हैं मोल बिनों का अगर अपन योग करते हैं तो वो सदैव कितना होता है 1 होता है। फिर आते हैं अपन इस प्रकार से, क्यों अपन जानते हैं वाष्प दाब बढ़ेगा, मोल बिन के समानुपाती होता है, समानुपाती का जो है आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ग्राफ इस प्रकार से रहेगा, तो ये जो है इस प्रकार से जो बढ़ रहा है आपका मान, क्यों साथ में मोल बिन गुणनफल में भी है, स्ट्रेट के रूप में नहीं होगा, क्यों मान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं इस प्रकार से, यहां पर अपन देखते हैं एक्स बी का ग्राफ अपन इस प्रकार से लेंगे, क्यों मोल बिन एक्स बी तो बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो एक्स बी बढ़ रहा है, इस तरफ क्या बढ़ रहा है एक्स ए, तो एक्स बी 0 से 1 हो रहा है, इसका मतलब इस तरफ एक्स बी वाला रहेगा, तो एक्स बी वाला आपका संबंध ये रहता है राउल्ट के नियमानुसार, तो पी नॉट बी एक्स बी इधर आकर के कितना हो रहा है 1, इसका मतलब ये वाष्प दाब सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी, ये दर्शा दिया। इधर एक्स ए बढ़ रहा है, इस तरफ आ रहे हैं एक्स ए, एक्चुअल में क्या है, ये 2 ग्राफ है इस प्रकार से, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ आपका इस प्रकार से रहेगा, यहां पर भी आपका क्या रहेगा वाष्प दाब रहेगा, यहां पर भी आपकी क्या रहेगी एक्स बी, और इधर भी क्या रहेगा वाष्प दाब, और एक संबंध अपन ले लेंगे एक्स ए में। तो देखो ग्राफ क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, और मान लो इसका ग्राफ है, या इसको भी एक्स बी को आधार मान लो, तो इसका ग्राफ है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर इनको क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखते हैं, क्योंकि दोनों को साथ में बनाए उल्टा करके, यानी कि ये तो ये रहेगा, इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये वापस इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये इसलिए आपको दे रखा है, यानी कि एक्चुअल में 2 ग्राफ है आपके साथ में विलेय, और क्यों 2 घटकों की अपन बात कर रहे हैं, तो विलेय और विलायक दोनों के लिए साथ में है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ये ग्राफ आपको किस लिए बताया है, क्यों अपन अनादर्श विलयन में आएंगे तो वहां पर आपके इस प्रकार के ग्राफ है दोबारा से आपको जो है देखने को मिलेंगे, इसलिए जो है आपको यहाँ से जो है इस ग्राफ को बता दिया गया। अब आते हैं अपन जो है मेन टॉपिक पे, अपना है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, तो राउल्ट का नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उससे आपका ग्राफ क्लियर हो जाएगा। देखो अपन स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन और आपका अनादर्श विलयन, अंतर करते हुए इसको समझेंगे ध्यान से, एक दूसरे के बीच में आप अंतर करोगे पॉइंटों से तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर आप अगर अंतर आपको समझ लिया तो फिर अलग से पूछे, सिर्फ आदर्श पूछे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अंतर को समझ ले फिर आदर्श पूछे चाहे अनादर्श पूछे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आदर्श विलयन की बात करूं, जिस प्रकार से आदर्श गैसें होती है वैसे विलयन के लिए भी क्या बना दिया कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो आदर्श होते हैं, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो अनादर्श होते हैं। आदर्श विलयन की बात करता हूं तो वह विलयन या वे विलयन जो
सभी ताप एवं सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? राउल्ट का नियम आपने जो है अच्छे से समझ रखा है। तो वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता परासों पर, वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता की परासों पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये हो गया आपका आदर्श विलयन की सबसे जो है बड़ी पहचान, कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, चाहे कोई सा ही टेम्परेचर हो, चाहे आपका टेम्परेचर कितना हो, 0 हो, 5 हो, 10 हो, 15 केल्विन हो, केल्विन सेंटीग्रेड, कैसा भी टेम्परेचर हो, और किसी भी प्रकार की सांद्रता हो, 5 मोल हो, 10 मोल हो, 15 मोल हो, किसी भी प्रकार की सांद्रता, उन सभी परासों पर अगर वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम ये कहता है कि अगर विलयन में कोई अवयव है, उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब है, उसी अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसी अवयव के मोल भिन्न के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये पहले अवयव के लिए इसी प्रकार से अपन जानते हैं, Pb बराबर अपने पढ़ा था P0P XD, ये होता है आपका, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। या फिर अपन जानते हैं P बराबर क्या होगा? Pa प्लस Pb, यानी कि जो है कुल विलयन का जो है कुल आंशिक जो है वाष्प दाब है, उसके अवयवों के जो आंशिक वाष्प दाबों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अगर मान लो ये क्या हो, x से 1 हो तो Pa बराबर किसके हो जाएगा? P0 A के Pb में। अगर x भी 1 हो तो आपका जो है P0 B है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका यहाँ पर है, सीधा भी लिख सकता हूँ। Pb बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? P0 B लिख सकते हैं। या फिर साथ में यहाँ पर करेंगे तो ये भी बन जाएगा P बराबर Pa का मान क्या है? P0 A XA प्लस Pb का मान क्या है? P0 B XB। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये हो जाती है आपकी आदर्श विलयन की सबसे बड़ी पहचान। फिर आते हैं अपन है, जैसे अपन ने आदर्श किया, उल्टा क्या हो जाएगा? अनादर्श विलयन हो जाएगा। तो वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख दे रहा हूं पहला पॉइंट। बाकी आपको परिभाषा इसी, अगर अंतर पूछता है तो ये पूरी लाइन लिखनी है। समझाने के लिए सीधा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो वे विलयन क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि ये इस प्रकार से पूरी लाइन है, वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर, तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता की परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और इसके लिए भी आपका वही रहेगा, Pa नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं होगा। यहाँ पर तो देखो पालन करता है, इसलिए यहाँ पर पालन करता है, इसलिए आपका एक चिन्ह बराबर हो गया। तो यहाँ पर Pa नॉट इक्वल टू P0 A XA, और आपका Pb भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू P0 B XD। और या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? P बराबर नहीं होगा किसके? Pa प्लस Pb के। यानी कि जो संबंध आपका यहाँ पर बराबर है, वो संबंध आपका क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल, यानी कि बराबर है, आपका नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसमें? अनादर्श विलयन में। यानी कि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अगर पालन करता है तो बराबर होता है, पालन नहीं करता है इसलिए यानी नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। ये हो गया इसका आपका पहला पॉइंट, पहला अंतर, जो कि इसमें जो है अंतर में सबसे आपका इंपॉर्टेंट है और आसानी से याद भी रह जाएगा।
अब आते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन में अगले अंतर में। अगर अपन है आदर्श विलयन में जो आपके अवयव है, अवयव कौन कौन से हैं, अपन ने ए और बी लिए हैं, तो इन दोनों अवयवों को अगर अपन मिला देते हैं, यानी कि आदर्श विलयन में जो अपन ने दोनों अवयव लिए हैं, इन दोनों अवयवों को अगर अपन मिला देते हैं तो मिलाने पर जो आपका आयतन होता है वो आपका क्या होता है, इनकी आदर्श विलयन में ये दोनों अवयव है, इन दोनों को विलयन को आयतन को अगर मिला देते हैं तो वो आयतन है आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आयतन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। दोनों अवयव है तो उसके लिए अपन ने क्या लिया, डेल्टा v, यानी कि अंतर है वो आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा v मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब मिश्रण, यानी कि इन दोनों अगर अवयवों को a और b के आयतनों को अगर अपन मिला देते हैं तो वो आयतन मिलाने पर आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर अपन है, ध्यान से समझते हैं इसको, कि अगर अपन विलयन का आयतन है दोनों अवयवों को, क्यों विलयन में आपके विलय और विलायक दोनों होते हैं, तो जो विलयन का आयतन है विलय और विलायक उन दोनों का जो आयतन है मिलाने पर बनता है वो विलयन के आयतन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि डेल्टा v मिक्सिंग है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, बराबर होगा तो इन दोनों के योग से क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब इसका उल्टा इसमें हो जाएगा तो अनादर्श विलयन में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा v मिक्सिंग, डेल्टा v मिक्सिंग नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों अवयवों को मिलाने पर है आपका जो है आयतन है वो आपका क्या होता है, 0 नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, इस विलयन में आयतन उच्च होगा और यहाँ पर आयतन आपका क्या होगा, कम होगा। ये लाइन भी यहां से अपन समझ सकते हैं। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा एच जो है एंथैल्पी परिवर्तन है मिक्सिंग में, इसीलिए बोल रहा हूं कि इन दोनों की एंथैल्पी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वो भी आपका क्या होना चाहिए, जो है एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, यानी कि विलयन में जो अपन जानते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, ऊर्जा का जो आदान प्रदान होगा। एंथैल्पी, एंथैल्पी के बारे में 11th क्लास में एंथैल्पी, उष्मा, ये सारी चीजें हैं आपकी वहां पर जो है डिटेल से समझाई गई है। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन आएगा वो एंथैल्पी परिवर्तन है वो आपका बराबर होना चाहिए किसके, विलयन के, और यानी कि विलय प्लस विलायक की एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो विलयन में हुए एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होना चाहिए, अर्थात उसका मान है 0 होना चाहिए। और इसका उल्टा हो जाएगा आपका इसमें, यानी कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन मिलाने पर वो नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 नहीं होता है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में एंथैल्पी में परिवर्तन के आधार पर। नेक्स्ट जो अपन आते हैं आपका अगला जो है वो आपका क्या कहता है, यानी कि अपन जानते हैं इस विलयन में, आदर्श विलयन में 2 अवयव है ए और बी, 2 अवयव लिए हैं। आदर्श विलयन में अपन ने 2 अवयव लिए हैं ए और बी, तो अपन जानते हैं ए आपका विलय के लिए मान लो, बी आपका विलय के लिए होगा। तो इसके बारे में अपन जानते हैं इन दोनों के बीच में कुछ आकर्षण बल होगा, तो विलय और विलयन के अंदर है विलय और विलय, तो इनके अणु आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी कि ए आपका विलय के लिए, बी विलय के लिए मान लो, तो ए और बी के बीच में आपका क्या होगा, आकर्षण बल है वो आपका क्या होगा, उत्पन्न होगा। अब इसके साथ में अपन जानते हैं ये तो पूरा विलयन के लिए हो गया, क्यों विलयन के अंदर क्या है आपका, भाई विलयन के अंदर इसको मैंने विलायक मान लिया और ये क्या हो जाएगा, विलय। तो विलयन के अंदर अपन जानते हैं विलय और विलायक के बीच में क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल लगेगा। लेकिन जानते हैं कि विलायक के खुद के भी अणु होंगे स्वयं के, और विलय के भी स्वयं के अणु होंगे। तो विलायक के जो खुद के अणु होंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, ए के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। यानी कि विलायक के स्वयं के अणु होंगे, साथ ही विलय के भी स्वयं के अणु होंगे। विलय के स्वयं के अणु को मैं क्या बोल देता हूं, डी और बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए और ए के बीच में, यानी कि विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल और विलय के बीच में लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल बराबर होना चाहिए किसके, विलय और विलायक के बीच में लगने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो अगला पॉइंट जो मेरा यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, ए और बी के बीच में लगने वाला जो आपका अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो बराबर होगा किसके बीच में, ए और
ए वे बी के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के, अंतराण्विक आकर्षण बल। तो इस प्रकार से अपन यहां से क्या देखते हैं कि विलयन के बीच में, विलयन का अंतराण्विक आकर्षण, विलयन का मतलब विलय और विलायक, तो विलयन में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है विलय और विलायक के बीच में लगने वाला, यानी कि उनके अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी कि इसके और इसके बीच में, इसको यहाँ पर अच्छे से समझा रखा है, यानी कि ये विलायक के दोनों के अणु है, इनके बीच में भी अंतराण्विक आकर्षण बल, विलय के जो अणु होंगे उनके बीच में भी अंतराण्विक आकर्षण बल होगा, फिर उन दोनों का योग है वो आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि उस बल का मान बराबर होना चाहिए किसके, विलय और विलायक के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल। तो विलय और विलायक का मतलब क्या हुआ, किसका अंतराण्विक आकर्षण बल हो गया, विलयन का अंतराण्विक आकर्षण बल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका जो है चौथा और लास्ट पॉइंट। इसी प्रकार से जो है अपन है यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो अंतराण्विक आकर्षण बल आपका इस प्रकार से होगा कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में लगने वाला, ए और बी का मतलब विलयन के बीच, विलयन के अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल है वो विलायक के अणु और विलय के जो अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर आपस में नहीं होते, या उनका अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार के विलयन क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन है कहलाते हैं। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख सकते हो जल्दी जल्दी कि किस प्रकार से जो है वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, जिसका जो है डेरिवेशन अपन ने यहाँ पर की थी पीछे की वीडियो में, उस सारे पॉइंट यहाँ पर है, बराबर होनी चाहिए वो वैल्यू, तो वो आदर्श विलयन है। अगर ये राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये संबंध आपका निकल करके आता है, तो वो अनादर्श विलयन है। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि विलयन के अंदर जो आपके अवयव है विलय और विलायक, तो विलय और विलायक का जो कुल आयतन होगा वो विलयन के कुल आयतन के बराबर होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए, मान शून्य हो जाना चाहिए, अर्थात आयतन कम होता है। इसमें क्या हो जाएगा, आयतन है शून्य नहीं होता, यानी कि आयतन अधिक होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग है आपका 0, यानी कि विलय और विलायक का जो आयतन होता है वो विलयन के आयतन के बराबर नहीं होता है। फिर है डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन, तो एंथैल्पी परिवर्तन की दर है शून्य होती है, जबकि इसमें शून्य नहीं होती है। फिर आते हैं यहाँ पर ए और बी के बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी कि विलयन के अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल विलय और विलायक और विलय के अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के क्या होना चाहिए, बराबर, और इसमें ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब देखो जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहता है वो है, यानी कि ये तो आदर्श और अनादर्श विलयन हो गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इन पॉइंटों को दोबारा से रिवाइज करके और देख भी सकते हो, ये जो पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं उन पीडीएफ नोट्स में भी जो थ्योरी दे रखी है उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो आदर्श विलयन, अपन जानते हैं कोई भी विलयन है 100% है आपका आदर्श विलयन नहीं होता, यानी कि उसमें भी कुछ खामियां होती है, लेकिन अपन ज्यादातर विलयनों को अपन क्या मान लेते हैं, आदर्श विलयन है उसके रूप में परिभाषित करते हैं, यानी कि ज्यादातर विलयन है आपके आदर्श विलयन, और उसके बाद में जो है कुछ विलयन ऐसे होंगे जो इनको नियमों का पालन नहीं करेंगे, वो आपके क्या होंगे, अनादर्श विलयन। तो ये देखो इनकी जो है परिभाषाएं हैं। अब उदाहरण भी यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इनके कुछ उदाहरण भी हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर इनके उदाहरण पे आते हैं। ये पॉइंट मिटा देता हूं नीचे वाले, ये पहला पॉइंट है वो आपको ध्यान रहेगा, तो पहले पॉइंट को इधर मिटा देते हैं अपन। आदर्श विलयन कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन से विलयन है आदर्श विलयन होते हैं और कौन से विलयन है आपके अनादर्श विलयन होते हैं। तो आदर्श विलयन है आपका क्या होगा, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है, एल्केनों का मिश्रण होगा, वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। अब हेक्सेन हेप्टेन ये जो है आपने समझ रखा है, हेक्सेन किसे कहते हैं, हेप्टेन किसे कहते हैं, यानी कि जितने भी एल्केन होते हैं, नॉर्मल एल्केन होते हैं, वो आपके क्या, वो कौन से विलयन होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। फिर मैं बात करता हूं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी किसका उदाहरण है आपका,
आदर्श विलयन का है। फिर आते हैं अपन आदर्श विलयन के और उदाहरणों पे। अगर मैं बात करूं मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ये भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, आदर्श विलयन का। वर्ग 14 के जो क्लोराइड होते हैं CCl4 SiCl4, वर्ग 14 के क्लोराइड, ये भी आपके क्या होंगे, आदर्श विलयन हो गए। अब देखो अनादर्श विलयन के भी अपन उदाहरण है करेंगे, लेकिन फिर अनादर्श विलयन में क्या होता है, फिर दो प्रकार के, क्यों अनादर्श विलयन है उसको आगे भी बांटा गया है। अनादर्श विलयन है स्वयं दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक होता है आपका ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। यानी कि अनादर्श विलयन है स्वयं दो प्रकार का होता है, यानी कि अनादर्श विलयन को दो प्रकार से वापस बांटा जा सकता है, आदर्श विलयन को नहीं, अनादर्श विलयन को दो प्रकार से बांटा जाता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और इनके भी अलग अलग उदाहरण रहेंगे, तो उनके उदाहरण है अपन आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपका अध्ययन करेंगे। अभी जो है आपको आदर्श विलयन की उदाहरण बता रहा हूं, क्यों इनमें अपन अलग अलग भी बता देंगे, साथ में उदाहरण करेंगे। तो उससे पहले अपन धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, किस प्रकार से उनमें जो है संबंध रहता है, क्या उनका ग्राफ बनेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, कौन से क्या उनके उदाहरण होंगे, कौन कौन से विलयन है वो अनादर्श विलयन है जो है धनात्मक प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक प्रदर्शित करेगा। तो इसके बारे में विस्तार से जो अपन है अध्ययन है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।